तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नए सब्जेक्ट को, जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, सीएसआईटी ब्रांच का ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को पूरा डीप में समझेंगे, देखेंगे एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को। तो अगर आपने हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनको एक्सेस नहीं किया, जरूर एक्सेस करिएगा। हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कह रहा है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक प्रकार का इंटरडिसिप्लिनरी जो फील्ड है जो कंबाइन करता है बायोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। क्लियर हुआ। इट इज यूज टू स्टोर, एनालाइज एंड इंटरप्ट बायोलॉजिकल डेटा सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। यानी ये जो आपका है, इसका यूज होता है बेसिकली स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल डेटा होते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए हो गया और जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हो गया, उनको स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, अब आता है नीड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी आखिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत क्यों है। कह रहा है कि हर अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो बायोलॉजिकल डेटा होता है उसको बेसिकली ये सीक्वेंस करने में मदद करता है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, यानी ज्यादा जो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होना होना उसकी रिक्वायरमेंट के लिए ये बेसिकली जरूरत होता है, इसका नीड होता है। और ड्रग डिस्कवरी एंड डिजीज रिसर्च, यानी जो भी दवाइयां हैं उनको देखने के लिए, जो भी बीमारियां हैं उनके रिसर्च के लिए इसका यूज होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक रिलेशनशिप, यानी जो भी आपके जेनेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनको समझने के लिए बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले आपका दिया है जीनोमिक्स, यानी स्टडी ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, यानी इसके अंदर जो होता है वो पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस जो है उसको स्टडी किया जाता है। क्लियर है। दूसरा आपका आता है प्रोटेनोमिक्स, यानी ये स्टडी होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर का एंड फंक्शन का। तीसरा आता है ड्रग डिस्कवरी, यानी ये डिजाइन करता है न्यू मेडिसिन को। मेडिकल डायग्नोस्टिक, यानी ये डिजीज प्रिडिक्शन इसके अंदर होता है, जैसे कैंसर का डिटेक्शन हो गया या फिर और भी कुछ बीमारियां हो गई उनको डिटेक्ट करना हो गया, तो इसके अंदर इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसके अंदर इसका यूज होता है। इवोल्यूशनरी स्टडीज के अंदर, यानी अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेसीज को, जो भी आपके इवोल्यूशन होते हैं उनको समझने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। अब आता है आपका कंपोनेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कंपोनेंट्स क्या है। तो तीन चार प्रकार के कंपोनेंट्स आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। सबसे पहला आपका है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, दूसरा है एल्गोरिथम एंड टूल्स, तीसरा आपका है सॉफ्टवेयर सिस्टम, चौथा है डेटा एनालिसिस टेक्निक। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा की बात करें तो अलग अलग टाइप के बायोलॉजिकल डेटा आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसेस है, दूसरा आरएनए सीक्वेंसेस, उसके बाद प्रोटीन सीक्वेंसेस, जीन एक्सप्रेशन डेटा, स्ट्रक्चरल डेटा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डेटाबेस दिए गए हैं, जैसे कि एनसीबीआई, ईएमबीएल एंड डीडीबीजे, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं। अब आता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल, जैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, मोलिकुलर मॉडलिंग टूल, डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल है। एडवांटेज की बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो ये फास्ट डेटा एनालिसिस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च, एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है और ये मदद करता है पर्सनलाइज मेडिसिन के अंदर। ठीक है। लिमिटेशन की बात करें हम लोग, तो ये रिक्वायर नहीं करता कंप्यूटेशनल एक्सपर्टीज को। डेटा इंपुटेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। डिपेंडेंट ऑन द डेटाबेस एक्यूरेसी, यानी ये डेटा एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कहाँ कहाँ इसका यूज है, स्कोप क्या है इसका। तो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन के अंदर, पैरा मेडिकल जो आपका इंडस्ट्री होता है उसके अंदर, उसके बाद आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर इसका यूज होता है। क्लियर है। अगला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेटा स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड डेटा को स्टोर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी efficient स्टोरेज ऑफ लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट्स, that means the DNA, RNA and proteins, and it uses the database like NCBI। दूसरा डेटा एनालिसिस है आपका सीक्वेंस अलाइनमेंट इसके अंदर, एंड जीन प्रोडिक्शन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन इसके अंदर आता है। ठीक है। डेटा रिट्रीवल, ये फास्ट एंड एक्यूरेट सर्चिंग होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का। अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस,
यानी इसके अंदर स्टडी किया जाता है जीन के एक्सप्रेशंस को एंड अंडरस्टैंड किया जाता है मेटाबॉलिक पैथवेज को। ओके, ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन होता है ड्रग के टारगेटेड का एंड डिजाइन करता है न्यू ड्रग्स का। ठीक है, कंपैरेटिव जो जो आपका जीनोमिक्स होता है, जो कंपेयर करता है जीनोम्स को डिफरेंट स्पीसीज के साथ। ठीक है, अगला हमारा आता है बेसिक केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक केमिस्ट्री क्या दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो स्टोर करता है जेनेटिक के इंफॉर्मेशन को। अगर हम टाइप की बात करें तो दो प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ये आपका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बेसिक यूनिट की बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करेगा नाइट्रोजन बेस को, जिसके अंदर आपका प्यूनाइज दैट मीन्स एडिनिन एंड जो आपका ग्यूनिन होता है वो आएगा एंड पैरीमिडलिस्ट जो होगा उसके अंदर आपका साइटोसिन एंड थायमाइन एंड यूरिक एसिड का। ठीक है, जिसका आपके पास सिंबल भी दिया हुआ है, जैसे CTU ये सिंबल यूज होता है। ठीक है, सुगर डीएनए डाईऑक्सीराइबोज एंड आरएनए फॉर द राइबोज। ओके, उसके बाद आपका फॉस्फेट ग्रुप। बाउंड्स की बात करें तो फोटो जो आपका फॉस्फो डिजास्टर बाउंड होता है जो ज्वाइन करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, और हाइड्रोजन बाउंड बिटवीन होता है बेसिस के। ठीक है, बेसिस के बीच में। अगला हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे मॉडल इसके दिए गए हैं आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल आपके सामने दिया गया है, प्रोपोज बाय द जेम्स वाटसन एंड द फ्रानेक्स ट्रिक, यानी ये जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो जेम्स वाटसन और फ्रानेक्स ट्रिक के द्वारा दिया गया था, इसको प्रपोज किया गया था। की फीचर इसकी ये थे कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स थे यहाँ पे एंड सुगर और फॉस्फेट बैकबोन इसके अंदर था। बेस पेयरिंग की बात करें तो ए डबल बॉन्ड टी था जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ये कैरी करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को या रिप्लिकेट करेगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें आरएनए की, ये तो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था, तो इसके फीचर्स की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये कंटेन करेगा राइबोज सुगर को, और ये जो आपका यूरेकाइल रेप्लिकाज होते हैं थाइमाइन के, वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, टाइप की बात करें आरएनए की तो एमआरएनए होगा जो कि मैसेंजर आरएनए होगा जो कैरी करेगा जेनेटिक कोड को, टीआरएनए जो कि ट्रांसफर यानी ब्रिंग करेगा एनिमिनो जो आपका एसिड होता है उसको, आरआरएनए जिसमें आपका राइबोसोमल आरएनए होगा जो फॉर्म करेगा राइबोसोम्स को। ठीक है, जेनस की बात करें, जेनस क्या होता है, कह रहा है कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, यानी जो जीन होते हैं वो एक प्रकार का सेगमेंट होता है डीएनए का जो कोड करता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करता है थ्रेड्स को, प्रोटीन के सिंथेसिस को एंड इनहेरिटेंस को। ठीक है, टाइप की बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन। ओके, जेनेस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जो आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं, तो की फीचर्स का दिया हुआ है कि ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये लोकेटेड होता है जो आपका न्यूक्लियोइड रीजन होता है उसके अंदर, और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा यहाँ पे और सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्ड होगा, और ये कंटेंट करेगा एसेंशियल जेनेस को। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आपका जो आपका स्केचरस क्वाइल क्रोमोसोम है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है क्लोनिंग मेथोडोलॉजी। डेफिनेशन इसका दिया गया, ये प्रोसेस करता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, यानी जो आपके आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं डीएनए के उसको प्रोसेस करता है। ये स्टेप इसके अंदर है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है कटिंग डीएनए यानी यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड इसके अंदर एंजाइम यूज होंगे, और तीसरा आपका इंसर्शन इनटू द वेक्टर यानी प्लाज्माइड यूज्ड एज अ वेक्टर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इंसर्ट करेगा डीएनए को इनटू द होस्ट सेल, सिलेक्शन आइडेंटिफाई करेगा ट्रांसफॉर्म सेल को, क्लोनिंग मल्टीप्लाई सेल्स। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होगा, तो जेन थेरेपी के अंदर यूज होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन के अंदर यूज होगा एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होगा। अगला हमारा आता है डेटा मेंटेनेंस एंड द इंटीग्रिटी टास्क। तो डेटा मेंटेनेंस नाम से आपको पता लग रहा है कि ये इसके अंदर स्टोर होगा बायोलॉजिकल डेटा, रेगुलर अपडेट एंड बैकअप सिस्टम इसके अंदर रहेंगे। डेटा इंटीग्रिटी ये इंश्योर करेगा कि डेटा जो है वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है और रिलिएबल है। अगर हम टास्क की बात करें, इन्वॉल्व जो होगा इसके अंदर डेटा वैलिडेशन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है डेटा के लॉस को, इंश्योर करता है रिसर्च की एक्यूरेसी को और मेंटेन करता है डेटाबेस की क्वालिटी को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से इन चीजों को देखिए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। जल्दी मिलते हैं हम लोग सेकंड यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।